औद्योगिकरण का युग, ये सिर्फ बड़ी बड़ी मशीनों और फैक्ट्रियों की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जिसने हमारी दुनिया को, समाज को और देशों की तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस दिलचस्प सफर में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण शब्द सुनते हैं तो फौरन दिमाग में क्या आता है? शायद बड़ी बड़ी चिमनियों से निकलता धुआं, शोर मचाती मशीनें और भागते दौड़ते शहर, है ना? पर यह तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असल कहानी तो पहली फैक्ट्री की ईंट रखे जाने से भी बहुत बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। अगर इस दौर को ठीक से समझना है तो हमें उस वक्त में लौटना होगा जब ज्यादातर काम कारखानों में नहीं बल्कि गांवों में, घरों के अंदर होता था। तो चलिए सबसे पहले उस दुनिया को देखते हैं जो फैक्ट्रियों के आने से पहले मौजूद थी। एक ऐसा सिस्टम था जो पर्दे के पीछे से काम कर रहा था और जिसने आने वाली औद्योगिक क्रांति के लिए जमीन तैयार की। इतिहासकार इस दौर को एक खास नाम देते हैं, आदि औद्योगिकरण या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम था जहां बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन तो हो रहा था, लेकिन किसी फैक्ट्री में नहीं, बल्कि गांव में, अलग अलग घरों में। इस सिस्टम को पुटिंग आउट सिस्टम भी कहा जाता था। होता यह था कि शहर के व्यापारी गांवों में जाते, किसान परिवारों को कच्चा माल जैसे कपास या ऊन दे आते। पूरा परिवार मिलकर उस पर काम करता, कोई सूत काटता, कोई कपड़ा बुनता, और फिर व्यापारी तैयार माल वापस लेकर उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेच देते थे। ये व्यापारियों के लिए बहुत फायदेमंद था क्योंकि उन्हें शहरों के कड़े नियमों और महंगे कारीगरों से छुटकारा मिल जाता था। तो अब कहानी गांव के घरों से निकलकर पहुंचती है ब्रिटेन, वो जगह जहां औद्योगिक क्रांति की असली शुरुआत हुई। देखते हैं कि वहां ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। हुआ ये कि एक के बाद एक कई जबरदस्त आविष्कार हुए। स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम और पावर लूम जैसी मशीनों ने कपड़ा बनाने की रफ्तार को कई गुना, मतलब कई गुना तेज कर दिया। अब काम इतना ज्यादा था कि उसे घरों में करना मुमकिन नहीं रहा, और यहीं से जन्म हुआ फैक्ट्रियों का। लेकिन इन सब में जो असली गेम चेंजर साबित हुआ वो था जेम्स वॉट का बनाया हुआ भाप का इंजन। देखिए, इससे पहले फैक्ट्रियां पानी की ताकत से चलती थीं तो उन्हें नदियों के किनारे ही बनाना पड़ता था। लेकिन भाप के इंजन ने ये मजबूरी खत्म कर दी। अब कोयले से चलने वाली फैक्ट्री कहीं भी लग सकती थी, शहरों के बीचों बीच भी। और बस इसी एक बदलाव ने औद्योगिक दुनिया का पूरा नक्शा ही बदल डाला। अब सवाल उठता है कि ये सब ब्रिटेन में ही क्यों हुआ, किसी और देश में क्यों नहीं? इसकी कई वजहें थी। ब्रिटेन के पास कोयले और लोहे के बड़े भंडार थे। उसके उपनिवेशों से, जैसे भारत से, सस्ता कच्चा माल आ जाता था। पूंजी की कोई कमी नहीं थी और सरकार भी व्यापार को बढ़ावा देती थी। और सबसे बड़ी बात, सामान बेचने के लिए उसके उपनिवेशों के रूप में एक बहुत बड़ा बाजार पहले से ही मौजूद था। इन्हीं सब वजहों से ब्रिटेन दुनिया का कारखाना बन गया। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। ये जो तरक्की की चकाचौंध थी, इसके पीछे एक अंधेरा सच भी छिपा था। इस तरक्की की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी, खासकर आम मजदूरों को। जरा सोचकर देखिए, फैक्ट्रियों में जिंदगी कितनी मुश्किल रही होगी। दिन में 12 से 16 घंटे काम, वो भी खतरनाक और गंदी जगहों पर। तनख्वाह इतनी कम कि गुजारा मुश्किल हो जाए। और ये सब सिर्फ बड़ों के साथ नहीं, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी होता था। इसी दौर में समाज साफ तौर पर दो हिस्सों में बन गया। एक तरफ थे पूंजीपति, फैक्ट्रियों और मशीनों के मालिक, जो मुनाफे से और अमीर होते जा रहे थे, और दूसरी तरफ था मजदूर वर्ग, जिसके पास अपनी मेहनत के सिवा बेचने के लिए और कुछ नहीं था। इन दोनों के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि मजदूर ये सब जुल्म चुपचाप सह रहे थे। उन्होंने विरोध करना शुरू किया। लुडाइट्स जैसे कुछ समूह तो उन मशीनों पर ही हमला कर देते थे जिन्हें वो अपनी बेरोजगारी और मुसीबतों की जड़ मानते थे। धीरे धीरे मजदूरों ने एकजुट होकर ट्रेड यूनियन बनाना भी शुरू कर दिया। और अब कहानी का रुख भारत की ओर करते हैं, क्योंकि यहीं पर हमें इस कहानी का ग्लोबल कनेक्शन साफ दिखाई देता है। एक तरफ जहां ब्रिटेन का उद्योग आसमान छू रहा था, वहीं भारत, जो कभी दुनिया में कपड़ों का सबसे बड़ा खिलाड़ी था, एक बहुत ही दर्दनाक दौर से गुजर रहा था। जरा इस चार्ट को देखिए। ये आंकड़े अपने आप में एक पूरी कहानी बयान करते हैं। 1811 में ब्रिटेन जितना भी कपड़ा बाहर से मंगाता था, उसमें से 33% हिस्सा भारत का होता था। और महज 40 साल बाद 1850 तक ये हिस्सा घटकर 3% से भी कम रह गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटेन की मशीनों से बना सस्ता कपड़ा भारतीय बाजारों में भर दिया गया था। और हां, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई स्वाभाविक गिरावट नहीं थी।
इसके पीछे सोची समझी ब्रिटिश नीतियां थी। भारत से ब्रिटेन जाने वाले माल पर भारी टैक्स लगाया जाता था, जबकि ब्रिटेन का माल भारत में बिना किसी टैक्स के आता था। ये एक तरफा मुकाबला था जिसमें भारतीय कारीगरों का टिकना नामुमकिन था। लेकिन इतनी मुश्किलों और बाधाओं के बावजूद भारत के अंदर ही औद्योगिकरण का एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। इस बार इसे आगे बढ़ाने वाले थे भारतीय उद्योगपति और देश में बढ़ती राष्ट्रवाद की भावना। 1905 में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन ने इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जब विदेशी सामानों के बहिष्कार का नारा बुलंद हुआ तो भारतीय फैक्ट्रियों में बने सामान की मांग अचानक बढ़ गई। इस आंदोलन ने आर्थिक आत्मनिर्भरता को देश की आज़ादी के साथ जोड़ दिया। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि कैसे दुनिया में हो रही बड़ी घटनाओं ने भारत को मौका दिया। जब पहला और दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो ब्रिटेन से माल आना बंद हो गया। तब भारतीय कारखानों को न केवल घरेलू जरूरतें पूरी करने का बल्कि युद्ध के लिए सामान बनाने का भी मौका मिला। इसी दौर में टाटा और बिड़ला जैसे बड़े भारतीय औद्योगिक घराने उभरे और मजबूत हुए। तो जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो औद्योगिकरण का ये लंबा और उतार चढ़ाव भरा सफ़र अपने पीछे एक बहुत ही जटिल, एक मिलीजुली विरासत छोड़ गया। एक तरफ हमारे पास एक औद्योगिक आधार था, अनुभवी उद्योगपति थे और आत्मनिर्भरता का एक सपना था। लेकिन दूसरी तरफ गहरी आर्थिक असमानता थी, कुछ ही इलाकों में विकास हुआ था और हम तकनीक के लिए विदेशों पर निर्भर थे। ये वो विरासत थी जिसके साथ आज़ाद भारत ने अपनी नई यात्रा शुरू की। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सोचिए, अगर भारत पर औपनिवेशिक शासन न होता तो हमारे देश का औद्योगिक विकास कैसा होता? क्या उसकी शक्ल कुछ और होती? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास के साथ साथ हमारे आज को भी समझने में मदद करता है।